कल मैंने आपको बताया था क्या, पर यूनिट सिस्टम, यही बताया था आपको, पर यूनिट सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट, तो उसको प्रूव करा के पहले कुछ कल का रिवाइज करवाते हैं। आप मुझे जो जो पूछ रहा हूँ सब बताते चलो, ठीक है, जल्दी जल्दी। उसके बाद जो आज बताना है उसे बता के फिर आगे बढ़ो। पर एक बात बताओ, अगर एक ट्रांसफार्मर है, सपोज एक ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग दी हुई है, रेटिंग, इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग है यस, यस क्या होगा, एमबीए, एस एमबीए। और दूसरी रेटिंग क्या दी है, V1 V2 केवीए, V1 V2 केवीए, ठीक है, V1 बाई V2 केवीए। क्लियर है। मैंने यहाँ पे डाटा नहीं रखा है, किसी को कोई दिक्कत, मैं चाहता तो 50 एमबीए लिख देता या फिर 100 केबी अपॉन 200 केबी लिख देता, सॉरी सॉरी केबी, केबी ये नहीं, केबी ऑन, मैं सिंपली केबी 100/200 केबी लिख देता, तो एक से जनरल जनरल लेके चल रहा हूँ। क्लियर है। ये रेटिंग किसकी है, ये रेटिंग किसकी है, ये जो ट्रांसफार्मर आपके सामने है, ठीक है ना, ये जो रेटिंग आपके ट्रांसफार्मर आपके सामने है उसकी रेटिंग है। ध्यान समझ से चलना, सारा चीज कल का कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, मैं फिर से बता दूं, मैं तुम्हें सिर्फ R1 का एक्सप्लेन करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे Z1 का ऑटोमेटिकली बता दो। ठीक, चलो, तो यहां का प्राइमरी का वोल्टेज V बेस क्या होगा, बोलो, V बेस क्या होगा, व्हाट इज V बेस, इधर प्राइमरी का V बेस क्या होगा, V1, वेरी गुड, क्या होगा, V1। जिसको नहीं समझा प्लीज पूछ लेना। प्राइमरी का बेस वोल्टेज क्या है, V1। सेकेंडरी का बेस वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी का बेस वोल्टेज क्या है, V2। ओके, प्राइमरी का पावर S बेस क्या है, प्राइमरी का पावर S बेस क्या है, सिंपली यस, सिंपली S, सिंपली S, ठीक है। ओके, अब उसके बाद यहां पे इधर का बेस क्या हो जाएगा, सेम पावर तो मतलब पावर, जो ट्रांसफार्मर होता है दैट इज कांस्टेंट पावर डिवाइस, तो जो प्राइमरी का रहेगा वो सेकेंडरी का, क्या पावर का स्टेप अप स्टेप डाउन होता है क्या, नहीं होता ना, ठीक है। ओके, अब एक अगर मैं यहाँ पे, चलो डायरेक्ट जेड ले लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे जेड ले लूं, ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक है। ओके, तो अब एक बात बताओ, मुझे आप एक काम करो, मुझे आप जेड बेस बता दो, जेड बेस, जेड बेस, जल्दी बोलो, व्हाट इज जेड बेस इन द टर्म्स ऑफ पावर एंड वोल्टेज, कैसे निकालना हमने कल सीखा था, इन द टर्म्स ऑफ पावर एंड वोल्टेज कल हमने निकालना अच्छे से सीखा था। तो क्या था, V, कौन सा, V1, वेरी गुड शोभा, V1 स्क्वायर, सही सबने लिखा हुआ है, V1 स्क्वायर अपॉन S बेस, V1 स्क्वायर अपॉन सिंपली यस, किसी को कोई दिक्कत, चलो, ये जेड बेस ऑफ प्राइमरी, चलो जेड बेस ऑफ प्राइमरी, इधर आ जाओ, जेड बेस ऑफ सेकेंडरी बोलो, जेड बेस ऑफ सेकेंडरी क्या हो जाएगा, बोल तो भाई, जेड बेस ऑफ सेकेंडरी, V2 स्क्वायर अपॉन अपॉन S बेस, S बेस
यहाँ पे मैं सिंपली बी लिख देता हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अब यहां से तुम्हारा अब यहां पे तुम्हारी अग्नि परीक्षा स्टार्ट हो रही है। Z1 पर यूनिट बोलो, Z1 पर यूनिट बोलो, Z1 पर यूनिट। जैसे लिखवा रहा हूं ना एग्जैक्ट वैसे लिखना, कभी भी तुम्हें गलती से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Z1 पर यूनिट बोलो। एक्चुअल एक्चुअल क्या है? Z1 है। और बेस क्या है? बेस क्या है? Z बेस 1, Z बेस 1, यस या नो? देखो ना यार, ये देखो Z बेस, क्लियर है सबको? Z1 अपॉन Z बेस 1। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ू मैं? चलो, अब Z2 पर यूनिट बताओ। Z2 पर यूनिट, Z2 पर यूनिट बोलो। Z2 डिवाइड बाई Z बेस 2। ठीक, ओके। अब ये जो Z1 पर यूनिट निकाला आपने, एक बात बताओ मुझे, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या ये Z1 पर यूनिट प्राइमरी का है या टोटल ट्रांसफार्मर का है? प्राइमरी का है या टोटल ट्रांसफार्मर का है? पर यूनिट वैल्यू प्राइमरी का है या टोटल ट्रांसफार्मर का है? सिर्फ प्राइमरी का है, सिर्फ प्राइमरी का है। Z2 पर यूनिट किसका है? किसका है? सेकेंडरी का है। किसका है? सेकेंडरी का। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोलने वाला हूं अब। अब अगर मैं कोई तुमसे पूछे कि जेड टोटल बता दो, तो जेड टोटल क्या लिखते हैं अपन? Z01, याद है सबको? जेड टोटल क्या होता है? Z01। अब Z01 की वैल्यू बताओ, Z01 की वैल्यू बताओ इन द टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। याद करो, Z1 प्लस ए स्क्वायर Z2। क्या इस लाइन में किसी को दिक्कत है? क्या इस लाइन में किसी को दिक्कत है? चलो इधर आ जाओ। ZT टोटल ऑफ सेकेंडरी, मतलब जब सेकेंड रेफरेंस से आ रहे हैं, यहां पे क्या लिखे अपन? Z02। क्या लिखे? Z02। यहां पे क्या लिखूं मैं, जल्दी बोलो? Z2 प्लस प्लस Z2 प्लस, गलत बोल रहे हो, Z2 प्लस Z2 प्लस Z1 बाई ए स्क्वायर। वेरी गुड, Z1 बाई ए स्क्वायर। अभी आप मुझे बताओ, ये जो टोटल बताया, ये प्राइमरी का है या टोटल है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग? प्राइमरी का है या टोटल है? टोटल है, टोटल है। और विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग। ओके, और सेकंड थिंग, दिस इज एक्चुअल वैल्यू और पर यूनिट वैल्यू। दिस इज द टोटल एक्चुअल वैल्यू और पर यूनिट वैल्यू। दिस इज द एक्चुअल और पर यूनिट वैल्यू। भाई साहब कहां से पर यूनिट वैल्यू है? कहां, किस एंगल, कहां पे मैंने बेस से डिवाइड किया हुआ है? कहीं दिख रहा है मैंने बेस से डिवाइड किया? अच्छा, ये देखो, मैं इसकी पूछ रहा हूं, ये वाली पूछ रहा हूं मैं इसको पूछ रहा हूं, क्या ये एक्चुअल है पर यूनिट है? एक्चुअल है। और ए क्या है? दिस वन, ए क्या है ऊपर वाला? ए पर यूनिट वैल्यू। याद रखो यार, सिंपल सी बात है, जब आप बेस से डिवाइड कर देते हो
तो दैट वैल्यू इज पर यूनिट वैल्यू, दैट वैल्यू इज पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे एक प्राइमरी का ये Z1 क्या है, प्राइमरी का एक्चुअल, यस या नो, Z1 इज द एक्चुअल ऑफ द प्राइमरी, Z1 is the actual of the primary and this one is the per unit value of the primary, this is the per unit value of the primary and this is the what, actual value of the total refer to the primary, this is the actual value of the total refer to the primary। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या कोई मुझे बता सकता है मैं अगला स्टेप क्या निकालने वाला हूं? अगर मेरी बातों को समझ रहे हो तो मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं? पर यूनिट ऑफ व्हाट, पर यूनिट ऑफ व्हाट, टोटल, पर यूनिट ऑफ टोटल या फिर पर यूनिट ऑफ Z01। वेरी गुड, ओके। अब समझो जरा, अगर आपसे कोई पूछेगा Z01 की पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, तो बताओ क्या होगा? एक्चुअल अपॉन बेस, वी हैव एक्चुअल एंड व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द बेस, दिस Z बेस 1, यस या नो? प्राइमरी का निकाल रहे हैं तो Z बेस 1, यस या नो? प्राइमरी का निकाल रहे हैं तो Z बेस 1। कोई दिक्कत है किसी को? यार इधर का Z बेस तो यही है ना, इधर का Z बेस तो यही है ना, Z बेस 1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन S बेस, V1 स्क्वायर अपॉन S बेस। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है मैंने, यहां पे क्या लिखना है, Z बेस 1, Z बेस 1। इन द सेम मैनर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, Z02 पर यूनिट। चलो इसको तुम बोलो, इसको देख के बताओ जल्दी क्या होगा इसका क्या होगा? बोल दो भाई। Z02 डिवाइड बाई Z बेस 2। बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। Z बेस 2, ठीक है, ओके। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं Z01, तो Z01 की वैल्यू क्या है? Z1 प्लस ए स्क्वायर Z2। किसी को कोई आपत्ति? सर बेस वैल्यू कैसे हो जाएगी अलग? इंपीडेंस वैल्यू तो अलग हो जाएगी ना? नहीं समझे, एक बार बताओ, जेड बेस होता क्या है? V स्क्वायर अपॉन एस बेस, यस या नो? V स्क्वायर अपॉन एस बेस। तो यार जब प्राइमरी का निकालो तो V1 लोगे, जब सेकेंडरी का निकाल लो तो V2 लोगे। तो जब यस बेस सेम है तो ऊपर अगर वैल्यू चेंज हो रही है, V1 प्राइमरी साइड, V2 सेकेंडरी साइड, तो बेस तो अलग अलग होगा ना। प्राइमरी का वोल्टेज अलग है, सेकेंडरी का अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज अलग है, तो जेड बेस अलग अलग होएगा। क्लियर? चलो आगे समझते हैं। तो हाँ जी बोलो जल्दी बोलो, वरना सारा फ्लो बिगाड़ दोगे तुम लोग, मेरा नहीं और लोगों का। बोल दो भाई, पूछा बोला मत किया करो, डायरेक्ट लिख दिया करो। सर ये जो Z01 निकाला उसमें कल तो निकलवाया था ए स्क्वायर 2। ए दुविधा और किसी को है जो ये भाई साहब बोल रहे हैं? मतलब कल से कुछ ऐसा करवा दिया जो कल करवाया आज नहीं करवाया? ठीक है, फिर इनको इग्नोर करते हैं अभी के लिए। ठीक है, मतलब मैं सही था, इनको अभी कंफ्यूजन हो रखा है। ओके, तो यहां पे Z1 प्लस ए स्क्वायर Z2, इधर आ जाओ, ए एक्चुअल लिख दिया। ए किसी को प्रॉब्लम है? यार इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? Z01 को Z01 ए स्क्वायर प्लस Z2 कैसे लिखा? ये सामने लिखा हुआ है, सामने ऊपर लिखा हुआ है, यहीं से देख के लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा नीचे क्या लिखना है? मेरी यार देखो सब लोग प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है।
ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, जेड बेस 1, और जेड बेस 1 की वैल्यू क्या है, जेड बेस 1 की वैल्यू क्या है, V1 स्क्वायर अपॉन एस बेस, V1 स्क्वायर अपॉन एस बेस, कोई दिक्कत, V1 स्क्वायर अपॉन एस बेस, V1 स्क्वायर अपॉन एस बेस। शुभम अभी आपका डाउट दूर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब इधर आ जाओ, अब है इतना अभी टाइम नहीं है, मैं देखता हूं एक बार, मुझे ये कंप्लीट हो जाने दो, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या सीन है। अब यहां पे आ जाओ, पहले जो समझा रहा हूं उसे समझ लो। अब इधर आ जाओ, इधर का बताओ क्या हो जाएगा, इधर का बोलो, इधर का बोलो, Z02 क्या हो जाएगा, यहां पे देखो सामने लिखा हुआ है, Z02 क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यही था, Z2 प्लस Z1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। नीचे क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, Z बेस 2 की वैल्यू क्या है, देखो यहां पे ध्यान से, V2 स्क्वायर अपॉन एस बेस, V2 स्क्वायर अपॉन एस बेस, ठीक है, ओके। अब भी देखो बहुत ही एकदम अलग अलग लेके चल रहा हूं मैं। अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, वो चीज देखो, यहां पे एक चीज समझो, एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, एस बेस एकदम साइड में ले लिया, एस बेस एकदम साइड एकदम ऊपर ले लिया, किसी को बचपन में इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि सर एस बेस एकदम ऊपर कैसे चला जाएगा, सिंपल क्या किया, एस बेस जो सबसे नीचे था उसको ले लिया सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे नीचे था सबसे ऊपर ले लिया है, ठीक है, ओके। इसमें भी एस बेस सबसे नीचे था सबसे ऊपर ले लिया है एस बेस। अब यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, Z1 अपॉन V1 स्क्वायर, यहां पे क्या बच रहा है, ए स्क्वायर Z2, ए स्क्वायर Z2 डिवाइड बाई क्या बच रहा है, V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, चलो बस यार स्टेप समझो, तुम दिमाग पे देखो आप ये मत देखो कि मतलब हर एक स्टेप को समझते चलो, क्या होगा कैसे होगा कंक्लूड क्या करना, वो सारा मेरे पे छोड़ दो, बस हर एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक समझते चलो, बस इधर आ जाओ, मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं सारा चीज मैं कंक्लूड कर दूंगा। इधर क्या लिखना है, Z2 डिवाइड बाई बोलो, Z2 डिवाइड बाई देख के बोलो, Z2 डिवाइड बाई V2 स्क्वायर प्लस Z1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर V2 स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है, ये आपने किसकी वैल्यू निकाली हुई है, ये जल्दी बताना जा रहा है किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, Z01 की पर यूनिट वैल्यू, भूल मत जाना, Z01 की पर टोटल की पर यूनिट वैल्यू, टोटल की पर यूनिट वैल्यू भूल मत जाना, इन्हें की पता नहीं क्या चल रहा, Z01 दैट इज द टोटल का पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, टोटल का पर यूनिट वैल्यू। अब नीचे आते हैं, अब थोड़ी देर के लिए ये जो तुम्हारे सामने है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि V1 अपॉन V2 स्क्वायर, V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या होता है, N1 अपॉन N2, यस या नो, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, और N1 अपॉन N2 इज नोन एज A, N1 अपॉन N2 इज नोन एज A। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि अगर मैं यहां से बीच में से हटा दूं, अगर मैं बीच में से यहां से ए चीज हटा दूं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ए भी स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर V2, किसी को कोई दिक्कत, ए स्क्वायर V2, किसी को कोई दिक्कत, या सामने लिखा हुआ है V1 अपॉन V2 इक्वल टू ए, और स्क्वायर कर दिया तो दोनों स्क्वायर हो गया, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, क्लियर है A2 स्क्वायर इंटू
V2 स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब एक बात सिंपल सी समझो। अब ए रिलेशन मैंने डिराइव कर लिया, इसको मैं यूज करूंगा, V1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। ए रिलेशन को आप याद रखना। देखो दो रिलेशन है आपके सामने, दोनों को मैं साइड में लिख रहा हूं। V1, देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं तो V1 स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। पहले मुझे बताओ, एक रिलेशन, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, दिस इज द सेकंड रिलेशन, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बता दो यार, इसमें किसी को दिक्कत है? V1 स्क्वायर इक्वल टू A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, या फिर V1 स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो रिलेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। यही दो रिलेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कहां पे? एस बेस इज इक्वल टू, ओके, Z1 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, ए स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? दिख रहा है कहीं पे? सॉरी, V1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, V1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? V2 स्क्वायर। यस या नो? देखो ना यार, V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? Z2 डिवाइड बाई V2 स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। मैंने इसको यूज किया हुआ है, इसको यूज किया हुआ है। प्लीज यार, जिसको दिक्कत हो बता देना, लास्ट में जाके मत बोलना सर नहीं समझ में आया। एकदम मतलब होता है ना कि एक पत्थर सा लगता है फिर, इसलिए प्लीज जहां पे नहीं समझ में वहीं पे बता देना। Z2 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर, ठीक है। तो V1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिसको नहीं समझ में आ रहा, ए स्क्वायर को मैं नीचे ले दूं, ए स्क्वायर को नीचे लिख दूं, अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं ए स्क्वायर, देख लो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को नीचे लिख दिया तो क्या हो जाएगा? V1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, V1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो बस V1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैंने V2 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ओके, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। ये तो प्राइमरी का हो गया पर यूनिट वैल्यू। अब इधर क्या निकालना है? सेकेंडरी का पर यूनिट वैल्यू। ध्यान से देखो, एस बेस डिवाइड बाई यहां पे देखो क्या आया है? Z2 डिवाइड बाई V2 स्क्वायर प्लस Z1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। A2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? A2 स्क्वायर इंटू V2 की स्क्वायर की वैल्यू क्या है? इक्वेशन नंबर 2, A2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर क्या है? V1 का स्क्वायर। देखो ना यार, A2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर क्या है? V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर। तो एक किसकी वैल्यू आ चुकी है? ए Z02 की पर यूनिट वैल्यू और ए Z01 की पर यूनिट वैल्यू। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है आपको? कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? Z01 की पर यूनिट वैल्यू, Z02 की पर यूनिट वैल्यू, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? क्या दिख रहा है? बोथ आर सेम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप रटते आए हो कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ सेकेंडरी। ये रटा हुआ है कि नहीं रटा हुआ है? पर यूनिट ऑफ प्राइमरी, ठीक है, और पर यूनिट ऑफ सेकेंडरी। तो इसी चीज को मैं तुम्हें प्रूव कराने की कोशिश कर रहा था। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिक्स मैच हो गया है। Z02 पर यूनिट इज इक्वल टू Z01 पर यूनिट वैल्यू, Z01 पर यूनिट वैल्यू, ठीक है। तो Z01 पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू Z02 पर यूनिट वैल्यू, बोथ आर सेम।
देखो आपको कहोगे सर डेरिवेशन याद रखना है, नहीं 1% नहीं याद रखना है, बट हाँ तुम्हें ये याद रखना है कि मैंने ऐसा कुछ बताया था, तो उससे तुम्हें ये याद रहेगा कि कभी गलती से भी नहीं भूलोगे। ठीक है, गलती से भी नहीं भूलोगे। तो एक बात बताना, अब मैं थोड़ा सा इसे कंक्लूड कर इसे इसका थोड़ा सा रिजल्ट पूछ रहा हूं। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझो। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लगाया उन्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तब तुम्हें डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। क्या ये सारा कुछ सबने नोट कर लिया है? ठीक है, चलो। अब अब एक मैं यहां पे दो तीन तुमसे लाइन पूछ रहा हूं एज ए ट्रू फॉल्स, तो आप मुझे बताना ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, पहली लाइन बस बोलते जाना, ट्रू है फॉल्स है। Z1 मतलब इतना जान लो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफर है जिसका A:1 है, मतलब कहने का मतलब 1:1 का ट्रांसफॉर्मर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 1:1 का ट्रांसफॉर्मर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, Z1 इक्वल टू Z2, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? Z1 इक्वल टू Z2, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? बहुत ध्यान से साफ साफ बोलते चलना, फॉल्स। वेरी गुड। दूसरा लाइन, Z1 बेस, Z1 बेस इज इक्वल टू Z2 बेस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि Z1 बेस क्या होता है, V1 स्क्वायर डिवाइड बाई यस बेस, और V2 क्या होता है, V2 ए क्या होता है, V2 स्क्वायर अपॉन एस बेस। क्लियर मेरे पॉइंट? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर है। चलो तीसरा बताओ, Z1 पर यूनिट इज इक्वल टू Z2 पर यूनिट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? आगे लोग बका में, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई साहब ये सिर्फ प्राइमरी का पर यूनिट वैल्यू है, टोटल का पर यूनिट वैल्यू नहीं है। आ रही हो रही बात, समझ में आ रही बात? अगली लाइन, अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन सुनो, जिसको ये गलती समझ में आ जाएगी। Z01 इज इक्वल टू Z02 पर Z02, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? अगेन दिस इज ट्रू, क्योंकि ये ओमिक वैल्यू है, दिस इज नॉट पर यूनिट वैल्यू, दिस इज ओमिक वैल्यू, दिस इज नॉट पर यूनिट वैल्यू। Z01 पर यूनिट इज इक्वल टू Z02 पर यूनिट वैल्यू। अब बताओ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन। 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों स्टेटमेंट सबको क्लियर है? गलती करने का कोई चांस नहीं छोड़ना है, याद रखना। पढ़ने का मतलब ये होता है। पांचों नोट कर लो यार, फिर आगे बढ़ते हैं। पीछे का दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना। ओके, दो पार्ट में कर लो यार सुखजिंदर, क्योंकि ना एक में ना छोटा हो जाएगा। रुको, इसको जिसने समझ लिया ना उसका पावर सिस्टम और मशीन दोनों में बहुत हेल्प मिलेगी। और एक चीज आपको जल्दी मतलब होता है ना कि कुछ चीजें होती हैं मिल जाती है इजीली, सब मतलब डाउट क्लियर हो जाते हैं।
कुछ चीजें होती हैं जो नहीं मिलती हैं, तो ये उनमें से एक है जो जिसका आपको कहीं पे बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब यार वो तुम्हारी बीमारी है, यस, बोल कौन रहा है बादाम खाया, अभी सब भूल के आए पेपर में। ओके, तो ये हो गया पर यूनिट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, एक एक और चीज क्लियर कर ही देते हैं, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ पर यूनिट रेजिस्टेंस, सॉरी, पर यूनिट रेजिस्टेंस बताओ, पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी, चलो बोलो। इसको मैं आगे यूज करने वाला हूं लॉसेज में, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं। पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी, पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी, पर बेसिक से आओ ना यार, बेसिक से आओ ना भाई साहब, क्या कर रहे हो। पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी R1 बाई Z1, वेरी गुड, R1 बाई Z1, ये बात क्लियर है सबको। पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी, ये बात क्लियर है सबको। एक्चुअल अपॉन बेस, एक्चुअल अपॉन बेस, ठीक है, एक्चुअल अपॉन बेस। अगर अगर और क्लियरिटी के साथ लिखना है तो यहां पे सिंपली जेड बेस लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Z1 या जेड बेस, ओके ओके। एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल इसी में, अच्छा अगेन मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी, पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, अक्षिता। एक्चुअली देखो समझो आप, मैंने पर यूनिट टोटल रेजिस्टेंस नहीं बोला है, मतलब रेफर टू द प्राइमरी नहीं बोला है। वो जो आप इक्वल बोलते हो ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग। यहां पे आ जाओ, कहां गए, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। मैंने ए पूछा आपसे, कौन सा ए पूछा कि Z1 पर यूनिट इक्वल टू जेड पर यूनिट, दिस इज फॉल्स। आप कौन सा बता रहे थे, आप ए बता रहे थे, तो दिस इज द टोटल, दिस इज द टोटल रेफर टू द प्राइमरी एंड टोटल रेफर टू द सेकेंडरी, क्लियर है, ठीक है, ओके। कहां गया यार, मैं कहां पर आ रहा था, हाँ देखो यहां से भी आप लोग, अच्छा आप लोग ये मत समझना कि मैं एक ही टॉपिक पे, एक्चुअली मैं यहां से दो चार टॉपिक आगे के क्लियर कर रहा हूं सारा कुछ, क्योंकि मुझे वहां जाके बताना है। तो मैं वहां पे जाके बताने से अच्छा कि अभी अभी उसी फ्लो में चल रहा है, तो मैं सारा कुछ यहाँ पे बता दूं, ठीक है। तो आप इस चीज से मत परेशान होना कि यही क्यों बार बार अभी तक इतना लंबा चल रहा है, आगे का आपका ट्रांसफॉर्मर इजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत, और वो ऊपर नीचे क्या हो जाने वाला है, I1 R1 डिवाइड बाई I1 Z1 या जेड बेस, चलो जो भी अभी फिलहाल जेड बेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जेड बेस सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों, ए अगर मैं बोलूं कि पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू I1 R1 डिवाइड बाई I1 जेड बेस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू I1 R1 डिवाइड बाई I1 इंटू जेड बेस, I1 R1 डिवाइड बाई I1 इंटू जेड बेस, यस सिंपल सी बात है ना, 4/4 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो उसमें क्यों इतना डाउट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, ओके।
What is I1 R1? What is I1 R1? What is I1 R1? This is the actual value of voltage drop. Yes or no? This is the voltage drop in primary. किसी को कोई दिक्कत? This is the voltage drop in primary. ठीक है, चलो तो voltage drop in primary. ओके, नीचे आ जाओ। ये जो I इंटू जेड है, दिस इज व्हाट? दिस इज द, देखो एक बात बताओ, ये है क्या? I इंटू आर क्या है? काइंड ऑफ वोल्टेज, यस या नो? बोलो। I इंटू आर इज व्हाट? वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, I इंटू जेड इज व्हाट? दैट इज द इम्पीडेंस ड्रॉप, मतलब वोल्टेज ड्रॉप या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉप या फिर इम्पीडेंस ड्रॉप। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये बेस है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो भी बेस होगा, और प्राइमरी का बेस वोल्टेज क्या है? E1, यस या नो? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये बेस वोल्टेज है, अगर ये बेस वोल्टेज है, दिस इज बेस करंट, तो I इंटू जेड क्या होगा? वोल्टेज, तो मतलब V बेस होगा कि नहीं होगा? V बेस होगा कि नहीं होगा? V इक्वल टू I इंटू जेड बेस। बोल दो भाई, I इंटू जेड बेस, V इक्वल टू I इंटू जेड बेस इक्वल टू V बेस ना। ठीक है, तो V बेस है क्या? प्राइमरी का V बेस क्या था? प्राइमरी का V बेस क्या था? E1। प्राइमरी का V बेस क्या था? E1। ओके, तो क्या मैं यहां पे सिंपली ये लिख सकता हूं E बेस? किसी को कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताना, ये एक्चुअली देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी की एक्चुअल वैल्यू है या पर यूनिट वैल्यू? ये वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी की एक्चुअल वैल्यू है या पर यूनिट वैल्यू? दिस इज एक्चुअल और पर यूनिट। ये सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। इतना याद रखना संदीप, जब से हम किसी नंबर को बेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करते तब तक वो पर यूनिट नहीं होता। तो सिंपली मैं अभी सिर्फ ऊपर वाले का पूछ रहा हूं, ओवरऑल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ किसका पूछ रहा हूं? ऊपर वाले का पूछ रहा हूं। तो एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड दिस इज द बेस। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि दिस इज पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप? यस या नो? बोलो यार। एक्चुअल अपॉन बेस, एक्चुअल अपॉन बेस, व्हाट इज एक्चुअल? किसका एक्चुअल? किसका एक्चुअल? वोल्टेज ड्रॉप का? यार एक सिंपल समझो, पर यूनिट वैल्यू क्या होता है? एक्चुअल अपॉन बेस, एक्चुअल अपॉन बेस। अगर मैं रेजिस्टेंस का पर यूनिट पूछ रहा हूं तो एक्चुअल रेजिस्टेंस अपॉन बेस इंपीडेंस। अगर वोल्टेज ड्रॉप का पूछ रहा हूं तो एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाई बेस वोल्टेज। आ रही बात समझ में? पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर? ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो एक बात बताओ, अगर तुमसे एग्जाम में, देखो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर तुम्हें पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी दे दिया तो तुम्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या पता है? पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यस या नो? अगर उसने बोल दिया कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज दिस वन, मान लो सपोज पर यूनिट वैल्यू ऑफ द 0.05 दे दिया, 0.05, तो तुम्हें क्या पता है कि ये पर यूनिट वैल्यू किसका हो सकता है? पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप का भी तो हो सकता है, यस या नो? अभी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक एक कॉन्सेप्ट और समझो,
अगर मैं I1 एक ऊपर नीचे I1 से और डिवाइड कर देता हूं, I1 से ऊपर I1 से नीचे, तो क्या हो जाएगा? I1 स्क्वायर R1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने वाला हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। I1 स्क्वायर R1, I1 स्क्वायर I1 स्क्वायर R1, I1 स्क्वायर जेड बेस। मेरी बात ध्यान से सुनो यार। I1 स्क्वायर R1, अच्छा पहले एक बात बता दो, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? पहले तो मुझे बता दो, ये दोनों सेम है या अलग अलग, मतलब डिफरेंट है? सेम है, डिफरेंट है? बोथ आर सेम और डिफरेंट? सेम। शुभम बोल रहे हैं डिफरेंट, क्यों? आई की जगह कुछ और ले लो तो सर। यार एक बात बताओ, हमें निकालना है कॉपर लॉस, हमें निकालना है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस का, अब कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर है, तो हम यार उसमें 5 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई साहब? हर चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है ना। मुझे, जैसे मैं वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर रहा था, मैं अभी कॉपर लॉस कैलकुलेट करने वाला हूं। जो ट्रांसफार्मर में आएगा वही बताऊंगा, या फिर और कुछ कैसे ले सकता हूं मैं? नो डाउट आप ये बोल रहे हो कि सर I1 R1 अपॉन I1 Z1 ले रहे हो, एक काम करो, I5 ले लो, ऊपर भी I5 ले लो, नीचे भी I5 ले लो। भाई साहब मैं क्यों लूं? एक बात बता दो, मैं क्यों लूं जब मुझे पता है कि उस I5 का हमें यूज नहीं करना है? नो डाउट बोथ आर सेम। आगे बात समझ में? मुझे जिस चीज को कंक्लूड करना है, जिस चीज को मुझे यूज करना है, मैं तो यार उसी से मल्टीप्लाई करूंगा ना। क्लियर है? चलो अब यहां पे देखो, अब अभी आपको समझ में आ जाएगा जसमीत मैं क्यों कर रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। अब बताओ I1 स्क्वायर R1 होता क्या है? I1 स्क्वायर R1 होता क्या है? आप बताओ, व्हाट इज I1 स्क्वायर R1? आई स्क्वायर आर क्या होता है यार? कॉपर लॉस। क्या होता है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किधर का? प्राइमरी का, सेकेंडरी का? कॉपर लॉस किधर का? प्राइमरी का, सेकेंडरी का? प्राइमरी का। क्या है? प्राइमरी का। ठीक है, तो दिस इज, अच्छा ये एक्चुअल वैल्यू है या पर यूनिट वैल्यू है? ऊपर वाला, ऊपर वाला तो एक्चुअल वैल्यू है ना? एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस इन प्राइमरी। ठीक है, अच्छा एक बात समझो, अगर आपसे मैं बोलता आई स्क्वायर आर, तो एक क्या है? पी क्यू या यस? जल्दी बोलो, पी क्यू या यस? आई स्क्वायर आर इज पी क्यू या यस? पी। अगर मैं आपसे बोलता आई स्क्वायर एक्स, तो पी क्यू या यस? क्या है ये क्या है? आई स्क्वायर एक्स क्या है? क्यू है। अगर मैं आपसे बोलूं आई स्क्वायर जेड, ए क्या है? व्हाट इज आई स्क्वायर जेड? यस। इसमें किसी को कोई आपत्ति? ये जो साइड में मैं बना रहा हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब इधर ध्यान दो, I1 स्क्वायर जेड बेस क्या हो जाएगा? अब वहां से आ जाओ यहां पे, आई स्क्वायर जेड बेस क्या हो जाएगा? I1 स्क्वायर जेड बेस क्या हो जाएगा? यस बेस, यस या नो? यस बेस हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा यार? यार अगर आई स्क्वायर आर पी होता है, आई स्क्वायर एक्स क्यू होता है, तो आई स्क्वायर जेड क्या होगा? यस बेस होगा कि नहीं होगा? मतलब आई स्क्वायर जेड यस होगा कि नहीं होगा? एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर, एक होता है अपरेंट पावर। भाई साहब सब नेटवर्क में पढ़ाया हुआ है यार। तो I1 स्क्वायर जेड बेस, अब बताओ इसे क्या लिख सकता हूं मैं? I1 स्क्वायर जेड बेस को क्या लिखूं मैं? I1 स्क्वायर जेड बेस को क्या लिखूं? एस बेस। क्या लिखूं? एस बेस। अच्छा, अब एक यहां पे ध्यान दो, ये है क्या? ये है क्या? ये तुम्हारा पी था,
ये तुम्हारा यस था, यस या नो? ये तुम्हारा एक्चुअल, ये तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा एक्चुअल, ये तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा एक्चुअल, ये तुम्हारा बेस। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एक्चुअली ये जो टोटल आपका एक्सप्रेशन है, कोई मुझे बताएगा ये किसका पर यूनिट वैल्यू है? एनीवन? कोई मुझे बताएगा ये किसका पर यूनिट वैल्यू है? ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया हुआ है किसका पर यूनिट वैल्यू है? वेरी गुड, पर यूनिट वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस। ये लाइन सबको क्लियर है? एक्चुअल अपॉन बेस, दिस इज द, अगर एक्चुअल ऊपर है नीचे बेस है तो 100% क्या आएगा? पर यूनिट वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की किसका पर यूनिट वैल्यू? तो किसका पर, जो ऊपर क्वांटिटी है उसी का पर यूनिट वैल्यू। ऊपर क्वांटिटी क्या है? कॉपर लॉस है, तो किसका हो जाएगा पर यूनिट वैल्यू? पर यूनिट वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस। ये लाइन क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब यहां पे समझते हैं ये क्या है। दिस, अरे यार ये तो छोटा पड़ गया, चलो। ये किसके किसके बराबर है बताओ जल्दी, ये किसके बराबर है? क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये लाइन सबको समझ में आ चुकी है? दिस इज द कंक्लूजन जो मैं पिछले आधे घंटे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज द कंक्लूजन। पर यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस। पहले आप मुझे एक बार कंफर्म कर दो कृपया करके कि क्या ये तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया? पर यूनिट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस। अभी जब हम लॉसेज पढ़ेंगे वहां पे आपको डायरेक्ट अगर आपको सिंपली, सर एक क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। अरे लिख दिया करो यार तुम लोग। आई स्क्वायर जेड बेस है, ये प्राइमरी नहीं होगा क्या? कहाँ पे आप बोल रहे हो यार, कहाँ पे बोल रहे हो आप? ये इसकी बात कर रहे हो आप? एक देखो समझो जरा, ये प्राइमरी का होगा नो डाउट। तो जैसे, तो अभी एक बात बताओ, अभी जो भी बातें चल रही हैं यहाँ पे एक्चुअली ये क्या चल रही है? ये तो मैं तो मतलब टोटल तो बता ही नहीं रहा ना, ये तो मैं सिंपली तुम्हें रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहाँ पे R1 है, अगर यहाँ पे R1 है तो मतलब हम किसका पर यूनिट वैल्यू ले रहे हैं? प्राइमरी के कॉपर लॉस का। मैंने एक बार भी ऐसा बोला क्या कि मतलब दिस इज द काइंड ऑफ टोटल कॉपर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर? अभी ऐसा स्टेटमेंट मैंने नहीं बोला ना, समझ रहे हो अमित? मैं समझ गया आपकी बात क्या बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हो कि सब सब एस बेस प्राइमरी होगा सर, बस यही पता नहीं। देखो सिंपल सा आप ये समझो, जो जैसे देखो ए एस बेस, यार एस बेस प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग अलग होता है क्या? पहले मुझे ये बता दो, एस बेस प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग अलग होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो अब जब हम सेकेंडरी का लेंगे, जब हम सेकेंडरी का लेंगे तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? जैसे देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो मैं देखो आई वन स्क्वायर जेड बेस वन, जब सेकेंडरी पे जाओगे तो क्या लिखोगे? आई टू स्क्वायर जेड बेस टू, और आई वन स्क्वायर जेड बेस वन इज इक्वल टू आई टू स्क्वायर जेड बेस टू। ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आ रही बात समझ में?
देखो अच्छा कैसे, जैसे आप ये समझो कि ये जो जेड बेस है, एक बार इसे नोट कर लो, बताते हैं सर बताते हैं। हो गया, ओके। तो पहले इसको देख लो, पर यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू। अच्छा, कल एक रिलेशन बताया था मैंने, कल एक रिलेशन बताया था, उस रिलेशन का क्या था कि परसेंटेज वैल्यू इज, क्या था बोलो, परसेंटेज वैल्यू इज व्हाट, पर यूनिट वैल्यू इनटू 100, परसेंटेज वैल्यू इज पर यूनिट वैल्यू इनटू 100। तो इस रिलेशन को थोड़ा और मॉडिफाइड कर लेते हैं, परसेंटेज परसेंटेज आर, परसेंटेज आर का मतलब क्या है, परसेंटेज वैल्यू ऑफ, मतलब परसेंटेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, परसेंटेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू ऑफ, परसेंटेज वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस। ये भी उसी के साइड नीचे लिख लो। E base into R। देखो क्या नाम है, I1 स्क्वायर जेड बेस 1। सर सेम डाउट जैसे अमित का, हाँ वही क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, I1 स्क्वायर जेड बेस 1। एक बात बताओ मुझे, I1 इंटू जेड बेस 1, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, E1, ओके इधर आ जाओ, I2 स्क्वायर जेड बेस 2, I2 स्क्वायर I2 इंटू जेड बेस 2, इसको मैं I2 इंटू E2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब बताओ, अब एक बात बताओ, जो ट्रांसफार्मर होता है आप क्या बोलते हो, V1 I1 इक्वल टू V2 I2 बोलते हो कि नहीं बोलते हो, V1 I1 इक्वल टू V2 I2 बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो V1 आइडियल केस है तो V1 इक्वल टू E1 और V2 इक्वल टू E2, तो क्या मैं इसको V1 I1 इक्वल टू V2 I2 बोल सकता हूं, तो I1 E1 इक्वल टू I2 E2 बोल सकता हूं। तो क्या मैं इसको S बेस ऑफ, मतलब S बेस इज इक्वल टू, मतलब इधर का और ये दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, क्लियर है। जेड बेस, एक्चुअली जेड बेस यहां पे जेड बेस 1, तो उसी को तो मैंने अच्छा क्या बोल रहे हो अब, जेड बेस 1 I1 इक्वल टू E1, यार यही आप पूछ रहे थे ना, था I1 स्क्वायर जेड बेस 1 इक्वल टू I2 स्क्वायर जेड बेस 2 इक्वल कैसे है,
तो अभी वही प्रूफ किया ना मैंने। ये तो रेफरिंग के केस में ही इक्वल होगा। अच्छा, आप ओके 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 ओके। आप ये बोल रहे हो। I1 square is equal to Z01, I2 square Z2, I1 square is equal to Z01। नहीं सही बात है यार, यहाँ पे यार इसमें तो आप ये भी ऐसे समझ लो ना, जैसे कि एक बात बताओ, Z01 दैट इज द बेस वैल्यू, I1 इंटू Z01। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? अच्छा, कि मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पे जेड बेस की वन की जगह Z01 लिख दो, लाइक दैट। अगर ये हो जाए तो फिर वो मतलब काइंड ऑफ वो आपका सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो यार देखो वही बात है कि जैसे आप एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि Z01 इज इक्वल टू R1 प्लस JX01, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन है? हाईएस्ट वैल्यू कौन है इसमें से? Z01। Z01 इज द हाईएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू को ही हम क्या कंसीडर करते हैं? बेस वैल्यू कंसीडर करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू को ही बेस वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने मतलब मैंने वो बात अलग ही नहीं लिखा, बट एक्चुअली वही बात है कि आप Z01 लिखो या फिर वहां पे Z1 लिख दिया, मतलब एक काइंड ऑफ वही है ना यार। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर ये चारों आपके सामने है तो आप जेड बेस की जगह क्या लोगे? जेड बेस की जगह क्या लिखो? Z01 ही लोगे ना यार, यस या नो? अगर Z01 इक्वल टू R01 प्लस JX01 है, तो अगर मैं बोलूं कि आपसे जेड बेस लो, तो जेड बेस इज द हाईएस्ट वैल्यू। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? Z01, तो दैट इज द बेस वैल्यू। तो आप मतलब जेड बेस लिख दिया, हालांकि जेड बेस इज इक्वल टू Z01। क्लियर है? अब प्राइमरी का Z01 हो जाएगा, सेकेंडरी का Z02 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाँ। अच्छा डाउट था वैसे। ओके, so this is the complete concept of per unit value, and this is our conclusion, this is our conclusion। ठीक है, ओके, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यार ये सारे टॉपिक्स ना एक एक से बढ़ के एक है। मतलब छोड़ दो तो सब आसान है, अगर सब कराओ तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। आगे इक्विवेलेंट सर्किट है। नहीं यार ऐसे कैसे छोड़ देंगे? फिर भाई एक्चुअली सारे ना टफ एक साथ मतलब टफ नहीं इन द सेंस, दिमाग वाले। मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि आसान बनाने की, मतलब सारे दिमाग वाले ना एक साथ आ गए हैं बेसिकली। मतलब होता है कि कुछ आसान कुछ वो वाली बात। हम्म। चलो।
जब मतलब ऐसे कि ट्रांसफार्मर लोग पढ़ने लगते हैं तो फिर उनको लगता है अच्छा ट्रांसफार्मर में इतना कुछ भी होता है क्या। हमें तो लगता है सिर्फ कॉपर लॉस आयरन लॉस ही होता है। ओके, तो अगला टॉपिक लिखूं, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट या फिर हाँ ठीक है इक्विवेलेंट सर्किट। नहीं नहीं, अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ये आसान टॉपिक है, ये आसान टॉपिक है, तो आई होप सब लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाओ। ट्रांसफार्मर ऑन रेफर वाला तो मैं सब पढ़ा है आपको, ठीक है कॉलेज दोनों में नहीं देखा है। रेफरिंग वाला इंपॉर्टेंट है, वहां से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, देखो एक तो होता है नो लोड टेस्ट, जो अभी अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। एक तो होता है नो लोड टेस्ट, जो अपन बाद में देखेंगे। तो ये काइंड ऑफ नो लोड टेस्ट का तुम्हें यहाँ पे झलक दिख जाएगा। नो लोड टेस्ट का यहाँ पे तुम्हें झलक दिख जाएगा, ठीक है। देखते हैं, पहले तो बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ नो लोड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नो लोड। इंटरव्यू के पहले राउंड में इसलिए भगा दिए जाते हैं। ओपन वन साइड, हाँ ठीक है, तुम्हें 3-4 जगह नौकरी मिली थी, क्या बोलते हैं, तुमने सब जगह छोड़ दिया था, ठीक है, अभी चालू मत हो जाना। नो लोड ऑन सेकेंडरी साइड। वो जो वेलकम पिक्चर का है ना, वो नाना पाटेकर के साथ एक रहता है, वो जो चालू तारीफ बता दो, वो चालू हो जाता है, मेरे एक पैर टांग एक टांग ये वही भाई साहब है। ओके, देखो ट्रांसफार्मर और नो लोड का मतलब क्या है। अरे पुनीत बता। ट्रांस देखो नो लोड का मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी है उस पे आपने कोई लोड नहीं दिया है, या फिर आपका I2 जीरो है। क्लियर, I2 जीरो है, यही है, यही मतलब है इसका। यस या नो, यही मतलब है इसका। चलो, वेरी गुड। अगर यही मतलब है तो प्राइमरी में करंट कितना होगा। प्राइमरी में करंट कितना होगा। प्राइमरी में क्या कोई करंट आएगा। पढ़े हो नया ट्रांसफॉर्मर, बताओ। अच्छा, नो लोड करंट। अभी तो आपने पढ़ा था हमें अभी कुछ देर पहले हमने बताया N1 I1 इक्वल टू N2 I2। तो जब I2 की वैल्यू जीरो है तो I1 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना फिर। अब बताओ पहले सही थे या आप सही हो। पहले मेरा पॉइंट समझ में आ नहीं सबको।
मैं जो बोलना चाह रहा हूँ पॉइंट समझ में आया सबको? सर मैग्नेटाइजिंग करंट, तो मैग्नेटाइजिंग करंट यार आप एक बात देखो, आपने बोला कि I2 की वैल्यू 0 है, तो मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है I2 की वैल्यू 0 है, तो अगर I2 की वैल्यू 0 है तो N1 I1 इक्वल टू N2 I2 ये ट्रू है या नहीं है? मुझे बताओ। देखो दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ये गलत है, या तो ये गलत है, या तो यहाँ पे बातें गलत हो सकती हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि क्या गलत है, मतलब या तो यहाँ पे जब अगर अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि I1 इज 0, यस या नो? कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं, तो कहने का मतलब अगर I2 की वैल्यू 0 है तो I1 की वैल्यू 0 होगी, बट इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट समझते हैं। तो क्या प्रैक्टिकल करंट में I1 क्या हो जाता है फिर? अगर कोई बोले कि सर प्रैक्टिकल करंट, प्रैक्टिकल में क्या I1 से बदल जाता है? हाँ बदल जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर लेते हो तो एक्चुअली यहां पे होता है एक I0 प्लस I1 डैश। मेरी बात ध्यान से सुनना, I0 प्लस I1 डैश। ओके, अब ये क्या है, ये आपका प्राइमरी करंट है, प्राइमरी करंट है I0 प्लस I1 डैश। तो जब आपने, अब मेरी बात ध्यान से सुनना फिर बताना आंसर, जब आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आप क्या जीरो कर रहे हो? I2 जीरो कर रहे हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना सबको, किसी को भी I2 जीरो कर रहे हो, इसमें तो कुछ को डाउट नहीं है ना, नो लोड के केस में I2 तो जीरो रखना है ना, यस या नो? ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि I2 तो जीरो है, I1 जीरो है कि नहीं है इस पे डिस्कशन कर रहे हैं अपन। I1 जीरो है या नहीं है हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तो जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, देखो एक काम करता हूं, मैं यहां पे दोनों को एक साथ लेके चलता हूं, ट्रांसफार्मर और नो लोड, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल, दोनों ही नो लोड पे बातें हो रही हैं, दोनों ही नो लोड पे बातें हो रही हैं। दिस इज आइडियल, दिस इज प्रैक्टिकल, क्योंकि कोई डाउट नहीं रख सकते आप कंपेयर करके, ताकि उसको सारा क्लियर करो। चलो, अगर नो लोड की बात हो रही है तो I2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। अगर नो लोड की वैल्यू है तो I2 की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर प्रैक्टिकल है तो I2 की वैल्यू क्या होगी, प्रैक्टिकल है तो I2 की वैल्यू क्या होगी, नो लोड का केस में, नो लोड के केस में प्रैक्टिकल I2 की वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आगे देखो। अब अगर आइडियल है तो I1 की वैल्यू क्या होगी, आइडियल है तो I1 की वैल्यू क्या होगी, 0। वेरी गुड, I1 की वैल्यू क्या होगी, 0। और यहां पे I1 की वैल्यू क्या होगी, I0 प्लस I1 डैश, I1 डैश। अब आपके दिमाग में अच्छा एक बात और, नेक्स्ट आगे समझते हैं। यहां पे जो ट्रांसफार्मर का एमएमएफ इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज एमएमएफ इक्वेशन, व्हाट इज एमएमएफ इक्वेशन, N1 I1 इज इक्वल टू N2, लास्ट टाइम में क्यों आते हैं, N2 I2, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ओके, अब आप मुझे बता दो क्या सेम इक्वेशन वैलिड है प्रैक्टिकल केस के लिए, क्या सेम इक्वेशन वैलिड है प्रैक्टिकल केस के लिए, यस या नो? क्या सेम इक्वेशन वैलिड है प्रैक्टिकल के लिए, आंसर इज नो। तो यहां पे क्या लिखोगे अपन, यहां पे क्या लिखेंगे, N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2। अब यहां पे तुम अपने दिमाग में, अब देखो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में एक चीज खटक रही होगी, क्योंकि उन्होंने I0 तो सुना है,
बटे I1 डैश नहीं सुना हुआ है, तो उसके दिमाग में उसके लिए जितना क्वेश्चन मतलब होता है ना, सोच सकते हो, सोचते रहो, उसका अभी आंसर देखते हैं। क्लियर है यहां तक? एमएमएफ इक्वेशन N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2 और नेक्स्ट N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2। अब यहां पे ध्यान दो, अगर नो लोड का केस है, नो लोड का केस है, I2 की वैल्यू 0 है, तो बताओ जरा, अगर I2 की वैल्यू 0 है तो बताओ जरा I1 डैश 0 होगा या I1 0 होगा? अगर I2 की वैल्यू 0 है तो I1 डैश 0 होगा या I1 0 होगा? देख के क्वेश्चन बताओ ना यार। अगर I2 की वैल्यू 0 है तो डैश, तो सिंपली क्या हो जाएगा? ये बात सबको क्लियर है यार? अगर I2 की वैल्यू 0 है तो I1 डैश की वैल्यू 0 होगी। यहां पे I2 की वैल्यू 0 था तो I1 डैश I1 की वैल्यू 0 होती। ठीक है, तो I2 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब I1 डैश की वैल्यू 0 है। ओके, यहां तक चीजें, यहां पे भी मैं लिख देता हूं, अगर I2 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब I1 की वैल्यू 0 है। ओके, तो अब यहां पे आप बताओ कि अगर I1 की वैल्यू 0 होगी तो I1 की वैल्यू तो चलो 0 हो ही चुकी है, क्या यहां पे I1 की वैल्यू 0 है? I1 की वैल्यू 0 है क्या? बोलो, यहां पे I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे देखो, I1 डैश की वैल्यू 0 है तो I1 इक्वल टू I नॉट प्लस I1 डैश, I नॉट प्लस I1 डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ? I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? I नॉट के बराबर, यस या नो? I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? I नॉट के बराबर। ठीक, ओके। अगर अब पहले एक बार फिर से मुझे बता दो, ये 5 लाइनों में, 4 लाइनों में किसी को कोई दिक्कत है? एमएमएफ इक्वेशन, हाँ वो बताते हैं। देखो नहीं, अभी अगर जसमीत मैं मतलब मैथमेटिकली बताओ, आप मैथमेटिकली बताओ, अगर I2 की वैल्यू 0 है तो I1 डैश की वैल्यू क्या होगी? बाई मैथमेटिकल इक्वेशन बताओ, I2 की वैल्यू 0 है तो I1 डैश की वैल्यू क्या होगी? प्रैक्टिकली मैं अभी समझाता हूं, बोलो जसमीत, बोलो, मैं पूछ रहा हूं कुछ। 0 यार, अगर ये वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस बात है I1 डैश की वैल्यू 0 है ना। ठीक है, तो अब बताओ, आप इस I2 की वैल्यू, नो लोड केस है तो I2 की वैल्यू तो 0 करना था ना, नो लोड केस में I2 की वैल्यू तो 0 करना था, तो अगर उसे 0 किया तो I1 डैश 0 होगा बाय मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट इज ओके। चलो बाकी प्रैक्टिकली अभी अपन आते हैं। एक बात समझो जरा, जब आप ट्रांसफार्मर यहां पे चालू करते हो ना, तो यहां से एक्चुअली दो, जो करंट होता है ना, दो कंपोनेंट में होता है। क्या? जैसे आप एक चीज समझो, एक चीज समझो, आप घर से सामान मतलब मान लो ऐसे कि 1000 का सामान लेने गए थे, ठीक है, अब आपको फेयर भी, ऑटो का फेयर भी ऐड कर दिया गया, तो अब आपको सामान लेने कम से कम मान लो 10 किलोमीटर जाना था, जहां का फेयर होता है 50 रुपीज। आपको सामान मिले या ना मिले, आपके 50 रुपए तो खर्च होने पक्के हैं, यस या नो? बाई ऑटो जाना है, क्लियर है? तो काइंड ऑफ यही बात यहां पे है कि जब आप जाते हो, जब आप करंट देते हो, तो यहां पे एक कंपोनेंट होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। आप लोड लगाओ चाहे ना लगाओ, जो ट्रांसफार्मर है मैग्नेटाइज तो होगा। अब कहोगे सर मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है? तो मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट होता है जो फ्लक्स को स्टेब्लिश करता है ट्रांसफार्मर में। सब फ्लक्स क्यों स्टेब्लिश हो रहा है? क्योंकि भाई साहब वो कॉइल है, और कॉइल क्या करता है? करंट लेता है। करंट क्या करता है? फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, मतलब वो क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज हो रहा है। आ रही बात समझ में जसमीत? अगर कॉइल है तो करंट देंगे तो वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो वो फ्लक्स क्या आप लोड पे ट्रांसफर कर रहे हो? क्या क्या वो फ्लक्स आप सेकेंडरी पे दे रहे हो? वो तो सिंपली फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है ना। वो फ्लक्स प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी पे लिंक होगा। ठीक, अब एक, चलो दूसरा क्वेश्चन। तो कहने का मतलब, अगर आपने देखो, अब इसीलिए यहां पे मैंने ये जो I नॉट है, ये क्या है? जैसे ऑटो का किराया तो फिक्स है ना, यस है नो?
ऑटो का किराया तो फिक्स है, आपको सामान मिले या ना मिले। इन द सेम मैनर नो लोड करंट इज फिक्स, मैग्नेटाइजिंग करंट इज फिक्स। अगर आपको ट्रांसफार्मर चला रहे हो, आपने लोड दिया है नहीं दिया है, मैग्नेटाइजिंग करंट तो फिक्स रहने वाला है, वो तो आने ही आने वाला है। आप चाहे जीरो लोड दो, चाहे सेकेंडरी ओपन कर दो, चाहे फुल लोड दे दो। अच्छा एक बात बताओ, फुल लोड बढ़ाने के साथ, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे आप अभी पढ़ते हो N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2, मेरी बात ध्यान से सुनना, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। अब एक बात बताओ, अगर आप I2 बढ़ाओगे तो I1 के साथ क्या होगा? अगर आप I2 बढ़ाओगे तो I1 के साथ क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज। अब एक बात बताओ, I1 क्या था? I1 इक्वल टू I नॉट प्लस I1 डैश, यही था। अब दूसरा क्वेश्चन ये बताओ, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, जो मैग्नेटाइज करने के लिए करंट है, दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट? दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट? ऑटो का किराया फिक्स है ना यार, नहीं वो कैसे वेरी करेगा यार जसमीत, समझो जरा। जो जैसे आप ये समझो, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, जैसे एक इंडक्टर है, जैसे आप ये समझो यहां पे एक एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में आपने सप्लाई दिया, तो ये क्या करेगा? फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, वो पूरे ट्रांसफार्मर में, मतलब ये जैसे ये फ्लक्स यहाँ पे पूरा रोटेट हो जाएगा। अब आप जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे, आपका वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट नहीं, मतलब यार एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि हमारा करंट बढ़ाने से मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाता, मेरी बात ध्यान से सुनना जसमीत, अगर ऐसा होता कि करंट बढ़ाने से हमारा, जैसे आपको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, 4.44 F इंटू एन इंटू 5, तो अगर सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ जाता, तो क्या हमें बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनाने की जरूरत पड़ती? आप बताओ, क्या हमें बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना। फिर तो छोटा सा ट्रांसफार्मर लेते और 1000 एम्पियर करंट फ्लो करा देते। आ रही बात समझ में? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, वो एक एक ट्रांसफार्मर के लिए फिक्स है, उसका फिक्स है कि यार देखो, मुझे 10-12 एम्पियर दे देना, तुम जितना फ्लक्स चाहते हो मैं दे दूंगा। तो कहने का मतलब दिस आई नॉट इज फिक्स, दिस आई नॉट इज फिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने अभी बोला कि I2 बढ़ाएंगे तो I1 बढ़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने बोला कि I2 बढ़ाएंगे तो I1 बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूं कि आई नॉट फिक्स है। इसका मतलब अगर आपको I1 बढ़ाना है तो कौन बढ़ रहा होगा? अगर आपका I1 बढ़ रहा है मतलब कौन बढ़ रहा होगा, बोलो? डैश I1 डैश, यस या नो? I1 डैश। तो इसका मतलब ये जो I1 डैश है, ये आई अगेन, आई नॉट क्या लोड पे डिपेंड कर रहा है? आई नॉट क्या लोड पे डिपेंड कर रहा है, यस या नो? आंसर इज नो। वो फिक्स है, वो फिक्स है कि उतना ही रहेगा, मतलब वो आप 4-5 एम्पियर दे दोगे ना, फिक्स हो गया, मतलब उतना करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसा होता है ना कि मजदूर है, सिर्फ हमें खाना दे दो बस, कुछ भी काम करवा दो, काइंड ऑफ फूड, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इसका मतलब क्या है, अगर प्राइमरी, अगर आपने सेकेंडरी पे लोड बढ़ा रहे हो, सेकेंडरी पे करंट बढ़ा रहे हो, तो मतलब कौन बढ़ रहा है? I1 बढ़ रहा है। तो अब बताओ जितना तुमने अभी समझा जसमीत, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2 लिखना ज्यादा सही है या N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2 लिखना ज्यादा सही है? विच वन, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड वाला। आगे बात समझ में? तो यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2। इसका मतलब क्या है कि लोड बढ़ाने के साथ हमारा आई नॉट बढ़, एक मिनट, मैं, इफ बी इंक्रीज लोड, लोड इंक्रीज कर रहे हैं मतलब किसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जल्दी बोलो? लोड इंक्रीज कर रहे हैं मतलब हम किसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं?
जल्दी भाई साहब, कौन से करंट? I2। लोड इंक्रीज कर रहे हैं मतलब I2 इंक्रीज कर रहे हैं। चलो, अगर लोड I2 इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके चक्कर में एक बात बताना, तीन करंट है आपके पास, I1, I1 डैश और I1 डैश, दो ही है। हाँ ठीक है, I1 और I1 डैश। अब इन दोनों में से कौन इंक्रीज करेगा? कौन इंक्रीज करेगा? अच्छा एक और है ना, तीन तीन करंट हैं आपके सामने, इन तीनों में से बताओ कौन सा इंक्रीज करेगा? I1, I1 डैश या I नॉट? अगर आप लोड इंक्रीज कर रहे हो, I2 की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, तो लोड बढ़ा रहे हो, लोड बढ़ा रहे हो, कौन इंक्रीज करेगा? ये क्वेश्चन सबसे है मेरा। वेरी गुड। कौन? फर्स्ट दोनों। कौन? फर्स्ट दोनों। एक चीज नहीं बढ़ेगी। मतलब क्या है कि आप इसे चाहे नो लोड पे चलाओ, आप इसे चाहे नो लोड पे चलाओ, चाहे फुल लोड पे चलाओ, आप चाहे इसे नो लोड पे चलाओ, आप चाहे तो इसे फुल लोड पे चलाओ, दोनों हमेशा इसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पता है कितना होता है? 4 to 5% ऑफ रेटेड वैल्यू। 4 to 5% ऑफ रेटेड वैल्यू। क्लियर है मेरी बात? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 4 to 5% ऑफ रेटेड वैल्यू? अगर सेकेंडरी का करंट, अगर मान लो अगर प्राइमरी का करंट है 100 एम्पियर, इसका मतलब फ्लक्स को स्टेब्लिश करने के लिए नो लोड करंट कितना होगा? 4 to 5 एम्पियर। अगर सपोज प्राइमरी का करंट है 200 एम्पियर, तो मतलब वो नो लोड करंट कितना होगा? 8 से 10 एम्पियर। अगर सपोज ये 400 है तो मतलब ये इसका 2.5, देखो समझो, जो आप बोल रहे हो ना, टू 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 2 से 5%, देखो अगर आप सिर्फ मैग्नेटाइजिंग की बात कर रहे हो तो और कम होता है। एक्चुअली ये आई नॉट भी तो अभी दो दो करंट से मिलके बना हुआ है ना, ये आई नॉट अकेला नहीं है, इसमें एक मैग्नेटाइजिंग करंट होता है और एक वर्किंग करंट होता है। ठीक है, जिसमें वर्किंग करंट बहुत कम होता है और मैग्नेटाइजिंग करंट रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप उस पर ध्यान देना कि वो पूछा क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, तो मैग्नेटाइजिंग करंट और कम हो जाता है। आ रही बात समझ में पंकज? और बाकी 2 से 5%, 4 से 5% कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो कंफ्यूजिंग नहीं है, इतना जान लो 5% मैक्सिमम है। ठीक है, ओके। अभी सब पे आएंगे, अभी सब पे आएंगे, चीजें यार लंबी होती जा रही बस। ओके, तो 4 से 5% ऑफ रेटेड वैल्यू, आई नॉट नो लोड, आई नॉट फुल लोड, मतलब ये नो लोड से फुल लोड, ये हमेशा थ्रू आउट द ऑपरेशन ये क्या रहेगा? थ्रू आउट द ऑपरेशन ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। थ्रू आउट द ऑपरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब आप लोड बढ़ा रहे हो तो आप I1 बढ़ा रहे हो, हाँ बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप I1 आई नॉट बढ़ा रहे हो? नहीं, आई नॉट नहीं बढ़ा रहे, क्या बढ़ा रहे हैं? I1 डैश बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे तुम्हें वहां पे अलग अलग दिखेगा नहीं, ये सारी हमारी अजप्शंस हैं, ये सारी हमारी अजप्शंस हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो मतलब अभी हम नो लोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? आई नॉट के बारे में बात करेंगे। I1 डैश के बारे में कब बात करेंगे? I1 डैश के बारे में कब बात करेंगे? जब हम उसे अंडर लोडिंग कंडीशन पढ़ाएंगे। आ रही बात समझ में? I1 डैश पिक्चर में कब आएगा? I1 डैश पिक्चर में नो लोड पे आएगा क्या? I1 डैश पिक्चर में नो लोड पे आएगा? I1 नो लोड पे तो पिक्चर में कौन रहेगा प्रैक्टिकल केस में? सिर्फ और सिर्फ आई नॉट, सिर्फ और सिर्फ आई नॉट। ठीक है, तो अभी हमारी जो सारा डिस्कशन हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो अब हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं
ट्रांसफॉर शिफ्ट और किसके करने वाले हैं, आई नॉट की, ठीक है। ओके, व्हेन रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, लिखो, व्हेन रेटेड voltage is applied to the primary, a very small current I naught. When rated voltage is applied to the primary, a very small current I naught, a very small current I naught flows. When rated voltage is applied to the primary, a very small current I naught flows, which is called no load current, which is called, मुझसे उम्मीद मत करना है, which is called no load current, and this is 4 to 5% of the rated value, and this is 4 to 5% of the rated value. एक बार बताओ, यहां पे I2 वैल्यू 0 है, यहां पे कौन सा करंट होगा, यहां पे कौन सा करंट होगा, एनीवन, यहां पे कौन सा करंट होगा, बोलो, यहां पे कौन सा करंट होगा, देखो, अच्छा यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे कौन सा करंट होगा, यहां पे कौन सा करंट होगा, I1, कौन सा करंट है, I1। चलो, अब इधर आपको पता है, इधर कौन सा करंट है, I1 डैश, यहां पे क्या करंट है, I2। अगर I2 की वैल्यू 0 तो I1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, I1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, यहां पे कौन सा करंट जाएगा, यहां पे कौन सा करंट जाएगा, I0, यहां पे कौन सा करंट जाएगा, I0। अब कहोगे सर कि अब किसी के दिमाग में आ रहा हो, सर ये संट में क्यों बना दिया, सर एक संट में क्यों बना दिया, मतलब बोलते हैं ना संट ब्रांच पैरामीटर, इसको बोलते हैं एक्स नॉट, इसको बोलते हैं आर नॉट। तो एक बात बताओ, आप यहां पे क्या डिवाइड कर रहे हो, करंट या वोल्टेज, आप क्या डिवाइड कर रहे हो, करंट या वोल्टेज, करंट सीरीज में डिवाइड होता है, पैरेलल में डिवाइड होता है, करंट सीरीज में डिवाइड होता है, पैरेलल में डिवाइड होता है, हाँ वो बताता हूं, रेजिस्टेंस क्यों बनाया उसमें बताता हूं जस्ट में, अभी जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। आपका करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ओके, करंट डिवाइड किस में होता है, सीरीज में, पैरेलल में, आंसर इज पैरेलल में, तो इसलिए पैरेलल में बनाया, और मिल गया सबको आंसर, पैरेलल में क्यों बनाया मैंने, ये तीनों पैरेलल में ना, देखो ए बी पैरेलल में, ए बी पैरेलल में, ए बी पैरेलल में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कि सर आर नॉट और एक्स नॉट क्यों बनाया, आर नॉट और एक्स नॉट क्यों बनाया, ठीक है, ओके। एक बात बताओ, जो ट्रांसफार्मर है, जैसे ही तुम फ्लक्स, मतलब जैसे तुमने करंट दिया, क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यस या नो, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, कहीं ना कहीं करंट का ड्रॉप हो रहा है, यस या नो, कहीं ना कहीं करंट का ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि उस करंट को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस करंट को, जो फ्लक्स के ड्रॉप को कैसे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर या विद द हेल्प ऑफ एक्स, पहले तो मुझे बता दो, फ्लक्स के ड्रॉप को कैसे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर या विद द हेल्प ऑफ एक्स, फ्लक्स के ड्रॉप को कैसे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं, तो इसलिए ये यहां पे हमने बनाया एक्स। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एक्स समझ में आ गया, एक्स क्यों दिखा रहे हैं, चलो। अब बात रही आर नॉट की, एक बात बताना, जैसे ही आपके ट्रांसफॉर्मर मटेरियल में फ्लक्स आएगा, तो
थोड़ा 2 दिन पहले का लेक्चर रिकॉल करो। व्हेन अ व्हेन अ कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट प्रोड्यूस, यस या नो? एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो जो एडी करंट है, और एक एडी करंट होता है, एक हिस्टैरिसीस करंट होता है। इस दोनों के दोनों लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? वेरिएबल फ्लक्स की वजह से होते हैं। तो वेरिएबल फ्लक्स मतलब जब भी आपका सिस्टम में अगर फ्लक्स स्टेब्लिश हो रहा है, अगर सिस्टम में फ्लक्स स्टेब्लिश हो रहा है तो ये लॉसेज होंगे। और ये जो लॉसेज होंगे, एक बात बताओ, दीज आर एक्टिव लॉसेज और रिएक्टिव लॉसेज? दीज आर एक्टिव लॉसेज और रिएक्टिव लॉसेज? एक्टिव लॉसेज। याद करो, आई स्क्वायर आर। तो अब बताओ, आई स्क्वायर अगर एक्टिव लॉसेज को तुम्हें शो करना है तो कैसे शो करोगे? विद द हेल्प ऑफ आर या विद द हेल्प ऑफ एक्स? एक्टिव लॉसेज को कैसे शो करोगे? विद द हेल्प ऑफ आर। आगे बात समझ में? एक्स से क्यों शो कर रहे हैं, आर से क्यों शो कर रहे हैं? क्लियर है सबको? ठीक है। तो कहने का मतलब, यहां पे जो करंट जा रहा है दैट इज आई डब्ल्यू, एंड यहां पे जो करंट जा रहा है दैट इज आई म्यू। तो दिस इज वर्किंग करंट। वर्किंग करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव लॉसेज, and this is the magnetizing current. Magnetizing current is the responsible for responsible to establish magnetic flux, या फिर this is also known as magnetizing current। मतलब ये प्रैक्टिकली नहीं होंगे, ये बस शो करने के लिए है। ऐसा कुछ लगा थोड़ी ना होता है यार। ऐसा नहीं ट्रांसफार्मर फोड़ के देखने लग जाओ कि एक्स नॉट कहां लटका हुआ है, आर नॉट कहां लटका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। काइंड ऑफ ये हम बस ऐसा इमेजिनेशन करा हुआ है। हमको शो करना है तो हम शो करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट में। क्लियर है? सो दीज आर इमेजिनरीज। अभी बताओ सबको क्लियर है मेरी बात यहां तक? आगे बढ़ू मैं। एक्स नॉट, आर नॉट, आई डब्ल्यू, आई म्यू, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो? आई नॉट क्या अकेला है? नहीं, आई डब्ल्यू है प्लस आई म्यू है। एक बात बताओ, अगर इन सिंपल बात करें दोनों की वेक्टर सम की, दोनों वेक्टर सम की, तो ए कौन सा रजिस्टिव है? ए रजिस्टिव है या रिएक्टिव? ए रजिस्टिव है या रिएक्टिव है? दिस इज रजिस्टिव। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या मैं यहां पे सिंपली ऐसे जे लिख सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही तो करते हैं यार। अगर मुझे कोई इमेजिनरी पोर्शन दिखाना होता है, आर प्लस जे एक्स, ऐसे ही तो लिखता हूं मैं, आर प्लस जे एक्स। तो ए रिएक्टिव कंपोनेंट को जे के साथ दिखा दिया, सिंपल। ठीक है? ओके, तो ये जो आई नॉट है, दिस इज आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू। व्हाट इज आई डब्ल्यू? व्हाट इज आई डब्ल्यू? तो आई डब्ल्यू इज एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोलो। और क्या बोल सकते हैं इसको? एक्टिव कंपोनेंट, या और क्या बोल सकते हैं? कोर लॉस कंपोनेंट। ये क्या है भाई साहब? कौन से लैंग्वेज बोले हो ये? कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है? एक्टिव कंपोनेंट या फिर कोर लॉस कंपोनेंट। किसकी बात कर रहा था? आई डब्ल्यू। इन द सेम मैनर, अगर मैं आई म्यू पूछूं तुमसे, तो आई म्यू क्या हो जाता है? मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, या फिर रिएक्टिव कंपोनेंट, या फिर रिएक्टिव। ओके, आई नॉट मैग्नेटाइजिंग करंट, आई म्यू रिएक्टिव कंपोनेंट। यार इसलिए तो कोशिश चलो। ओके, अब देखो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं।
इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। एक बात बताओ, सिंपल, ये तुम्हारा हो गया V1, ये तुम्हारा हो गया V1, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। एक बात बताओ, कौन सा करंट इसमें से सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में रहेगा, बताओ जरा। अगर मैं यहाँ का वोल्टेज V1 लेता हूं तो कौन सा करंट फेज में रहेगा, आई म्यू या आई डब्ल्यू, आई म्यू या आई डब्ल्यू। एक्टिव कंपोनेंट देखो, तुम्हें पता है कि क्या बोलते हैं, जो वोल्टेज और करंट में अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितने का होता है, एक्टिव कंपोनेंट में फेज डिफरेंस कितने का, 0 का होता है। इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज के साथ कंपोनेंट फेज में कौन रहेगा, आई डब्ल्यू। क्या ये लाइन सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। आई डब्ल्यू यहाँ क्यों बना रहा हूं, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, रेजोनेंस पढ़ा हुआ है, रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा हुआ है, वोल्टेज और करंट जब प्योर रेजिस्टेंस होता है तो उसमें सेम फेज में होते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पे आगे समझते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी आई आई म्यू की, तो आई म्यू 90 डिग्री लीड करता है लैग करता है, सप्लाई वोल्टेज से लीड करता है लैग करता है, रिएक्टिव कंपोनेंट। इंडक्टिव करंट क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है। तो 90 डिग्री लैग कराएंगे तो कहां पे आएगा कहीं यहां पे आ रहा होगा, हाँ जी, क्लॉकवाइज, ओके। और इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, जल्दी बोलो, इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, आई नॉट, आई नॉट। अभी यही तो बात करी थी, देखो ना, जैसे देखो ए क्या है आई डब्ल्यू, ए क्या है, ए क्या है आई डब्ल्यू, सॉरी आई डब्ल्यू, ए क्या है आई म्यू, ए क्या है आई डब्ल्यू। तो दिस वन प्लस दिस वन, जैसे बोलते हो ना, आर प्लस जे एक्स, दिस इज वॉट डब्ल्यू, सॉरी जेड, तो जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। इन द सेम मैनर मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, आई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट इज इक्वल टू दिस वन, आई म्यू, आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू, वेक्टर सम लिख रहा हूं अभी, समझना मेरी बात, क्या लिख रहा हूं, वेक्टर सम। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, यहां पे मैं तुमसे पूछूं कि फेज, देखो दो एंगल मैं आपके सामने दे रहा हूं, दिस इज फाई, दिस इज थीटा, दिस इज फाई, दिस इज थीटा। कोई मुझे बता सकता है कि विच वन इज पावर फैक्टर एंगल, फाई या थीटा, विच वन इज पावर फैक्टर एंगल, फाई या थीटा। सोच समझ के आंसर देना, विच वन इज पावर फैक्टर। पहले तो पावर फैक्टर का डेफिनेशन समझो, व्हाट इज पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। Power factor angle is the angle between resultant voltage and resultant current. What is the resultant current? What is the resultant current? I naught. I naught. What is the resultant voltage? What is the resultant voltage? V1. V1. अब बताओ what is the power factor angle? थीटा या फाई? थीटा या फाई? फाई। आगे बात समझ में सबको? आ गई बात समझ में सबको? सो दिस इज यूजलेस फ्लो, ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, नॉर्मली मैं क्यों इस पे स्पेशल डिस्कस करता हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में चलता है कि ये जो थीटा है ना, यही हमारा पावर फैक्टर एंगल है। तो इस चीज को, कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए स्पेशल इस पे डिस्कशन किया, ठीक, ओके। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज कॉस फाई, बता सकते हो क्या, व्हाट इज कॉस फाई? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज कॉस फाई? भूल गए क्या? कॉस फाई क्या होता है? दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। कितना बेसिक जानना पड़ता है तुम लोग को, हाइपोटेनियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अगर कॉस फाई की बात करें तो क्या होता है, कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बताओ बेस कौन है, इसके लिए बेस कौन है, इस एंगल के लिए बेस कौन है, आई डब्ल्यू या आई म्यू, आई डब्ल्यू या आई म्यू, आई डब्ल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई डब्ल्यू। और इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे ये चीज देखो, ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, आई नॉट। क्लियर है सबको मेरी बात। अब इससे सिंपल क्या समझाओ यार, अगर यहाँ पे फाई होता है तो कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है, आई डब्ल्यू, और हाइपोटेनियस क्या है, आई नॉट। तो आई डब्ल्यू अपॉन आई नॉट, या फिर आई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई, आई नॉट कॉस फाई। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पे आ जाते हैं। अब दूसरा तुम बताओ, चलो दूसरा तुम बताओ। ओके, तो इसमें से आई डब्ल्यू होता है आपका 3 to 4%, आई डब्ल्यू सॉरी आई डब्ल्यू कितना होता है 1 to 2%, और आई म्यू कितना होता है 3 to 4%। आते आते तुम लोग 9:30 बजे सेचुरेट हो, 9 बजे ही लोगों की हालत खराब होने लगती है। आई 3 to 4%। अब इस पूरे का ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, किसी को कोई डाउट है तो बता दो यार।